हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री फोरम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है उसको हमने पढ़ना चालू किया था। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी थी और अभी जो है हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल तीन क्वेश्चन है जिसके कुछ सब क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तीन क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर आगे इस चैप्टर को ट्राई करेंगे कि आज हम लोग बाइंड अप कर दें, ठीक है। या नहीं बाइंड अप होगा तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे एक और क्लास के लिए, और साथ ही साथ इसका इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको मतलब करवाते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये है कि हमने जो भी इक्विपमेंट्स है मीन्स लेबोरेटरी के लिए, लैब एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके लिए हमने ऑर्डर दे दिया है, वो भी कुछ दिन में आ जाएंगे। और हम फिर जो अपना दूसरा चैनल है उसमें सारे केमिस्ट्री के जो भी एक्सपेरिमेंट है आपको हर एक एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म करके दिखा दी जाएगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने केमिकल रिएक्शन के मतलब केमिकल चेंजेस के बारे में जाना था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने जाना था कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बैलेंसिंग को देखा था कि बैलेंस कैसे करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन को। बैलेंस करने के पीछे कौन सा प्रिंसिपल लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेके हम बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे उसमें पूछा गया व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप वीडियो देखे होंगे सही से तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि हमने इस क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, सपोज ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, तो मैग्नीशियम क्योंकि एक रिएक्टिव मेटल है तो वो क्या करता है एयर में मतलब हवा से रिएक्ट करके या फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या करता है अपने ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, ठीक है। अपने ऊपर क्या करता है एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। तो ये ऑक्साइड का लेयर जब बन जाता है तो ये लेयर कैसा होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। प्रोटेक्टिव मतलब ये इसको कवर अप कर लेता है, ठीक है। ये इसको कवर अप कर लेता है और इसका बाहर के ऑक्सीजन से और दूसरे ऑक्सीजन से कांटेक्ट को क्या करता है, खत्म कर देता है। तो इससे क्या होगा, एक ऑक्साइड लेयर यहाँ पे बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस ऑक्साइड लेयर को ना रिमूव करना है, क्योंकि आपका रिएक्शन जो होगा, आपका जो रिएक्शन होगा वो किसके साथ करना है, आपको मैग्नीशियम को बर्न करना है ना। मैग्नीशियम को बर्न करके आपको MgO बनाना है। तो आप कैसे करेंगे, मैग्नीशियम को बर्न करना है, ना कि आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करना है। तो आप यदि बिना क्लीन किए बर्न करोगे तो आप जनरली एक्चुअल में जो फ्लेम है उसको आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न कर रहे होगे। इसलिए आपको वहाँ पे करना क्या है, आपको पहले मैग्नीशियम को बर्न करना है। तो मैग्नीशियम लाने के लिए क्या करना होगा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है उसको हटाना होगा। सैंड पेपर से आपको रब करके उसको हटाना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना है। क्यों? ताकि उसका जो ऊपर का ऑक्साइड लेयर है उसको रिमूव कर सके, जिससे हमको ओरिजिनल मैग्नीशियम मेटल जो है वो मिल जाए और हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आराम से बर्न कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरा है यहाँ पे राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन लिखना है। तो पहला है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं यार H2 और क्लोरीन को लिखेंगे Cl2 और बन रहा है यहाँ पे HCl। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे H2 है, Cl2 है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, आप यहाँ पे 2 लगा दोगे, ठीक है। तो 2 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इससे आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, देखो कि बैरियम क्लोराइड एंड अल्मोनियम सल्फेट, ठीक है। बैरियम क्लोराइड एंड अल्मोनियम सल्फेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बैरियम क्लोराइड एंड अल्मोनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये पहला वाला रिएक्शन हो गया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे बैरियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बैरियम क्लोराइड और अल्मोनियम सल्फेट, ठीक। तो आप यहाँ पे इसका रिएक्शन लिख सकते हैं, मतलब बैरियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, BaCl2, ठीक है, BaCl2। और अल्मोनियम सल्फेट को क्या बोलते हैं बताइए। अल्मोनियम का वैलेंसी होगा 3, सल्फेट को होगा SO4 2 माइनस लिखते हैं तो इसका 2 होगा, क्रॉस कर देंगे क्या हो जाएगा Al2SO4 होल 3, ठीक है। तो Al2SO4 होल 3, ठीक है। अब इससे बन जाएगा आपका बैरियम सल्फेट, और बैरियम सल्फेट के लिए आप क्या लिखोगे, BaSO4, और अल्मोनियम क्लोराइड के लिए क्या लिखोगे, AlCl3, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोडियम और वाटर। सोडियम वाटर का आपको पता है, सोडियम के लिए हम लोग Na लिखेंगे, वाटर के लिए क्या लिखेंगे H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखेंगे NaOH,
ठीक है। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, H2, ठीक। तो और इस तरीके से आप रिएक्शन लिखेंगे और इसको ट्राई करेंगे बैलेंस करने के लिए। सिंपल रिएक्शन से आराम से आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी यदि बैलेंस ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। हम इसको आपको यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। देखिए BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला। थर्ड हो गया, अब क्या, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट ऑफ सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व किया गया है। तो जब भी हम वाटर में किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो वो बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड के लिए आप लिखेंगे BaCl2, ठीक है, BaCl2, और इसको क्या करेंगे, एक्वस फेज डाल देंगे। और क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। इसको, ये भी क्या होगा, एक्वस में होगा। और इसको आप क्या कर रहे हैं, इससे बन रहा है आपका इंसॉल्युबल सॉल्ट BaSO4। तो जो इंसॉल्युबल बन रहा है वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा और द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड तो NaCl बन जाएगा। ये किस में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसको बैलेंस कर लेना है। फिर यहाँ पे दूसरा वाला जो बताया, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं NaOH, ठीक है। अब इसको हम लोग लिए हैं वाटर में डिजोल्व किए, तो इसलिए क्या बन जाएगा, एक्वस। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, ठीक। HCl भी यहाँ पे एक्वस होगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका NaCl बन जाएगा, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, वाटर। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड किसको न्यूट्रलाइज करेगा, बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, और यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो भी रिएक्शंस हमने यहाँ पे लिखे हैं उन सारे रिएक्शंस को आपको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलने का मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम पढ़े हैं कि हर रिएक्शन का ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा। जैसे मान लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जब हम बात कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो एक अपने अलग तरीके का रिएक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या तरह का है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे देखो, वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। समझ पा रहे हो, मतलब कोई एक एटम दूसरे एलिमेंट या दूसरे एलिमेंट के एटम्स में चेंज नहीं होता है, ठीक। मतलब a chemical reaction in a chemical during a chemical reaction atom of one element do not change into those of another element, ठीक है। मतलब मान ले ऐसा नहीं होगा कभी भी केमिकल रिएक्शन में कि ऑक्सीजन का एक एटम कार्बन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि ऑक्सीजन का एटम है तो वो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के एटम ही रहेंगे, वो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे हो, नॉट डू द एटम डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर और अपेयर समवेयर एल्स। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि मिक्सचर से मतलब रिएक्टेंट से डिसअपेयर होके किसी दूसरे जगह पे चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो आप रिएक्टेंट लेंगे उन्हीं एटम्स को मिला जुला के कुछ प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब 10th 11th में जाओगे तो आप वहाँ पे पढ़ोगे किसके बारे में, बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। बॉन्डिंग के बारे में पढ़ोगे तो बॉन्डिंग में बताया जाएगा कि कैसे कौन सा एटम, कौन सा एलिमेंट का एटम जाके किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है। पोजीशन चेंज हो सकता है, किसी कोई एलिमेंट कहीं दूसरे एलिमेंट के साथ जाके बाइंड अप कर सकता है, नाइबर्स चेंज हो सकता है, बट एलिमेंट वही रहेगा जो आपने रिएक्टेंट्स में डाला है। यदि आपने रिएक्टेंट में फास्फोरस डाला है तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में भी फास्फोरस ही मिलेगा। समझ पा रहे हो, बट दूसरा कुछ कंपाउंड के फॉर्म में मिल सकता है, बट मिलेगा वही। समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि आप नाइट्रोजन डाल रहे हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। आप जो डालोगे, सुने रूल, पेड़ लगाओगे आप नीम का तो आपको आम कहाँ से मिलेगा, सुने होंगे नहीं, कबीरदास के दोहे में यही बोलते हैं ना। तो आप जब रिएक्टेंट में जो डाल रहे हो प्रोडक्ट में वही मिलेगा, यही रूल है। समझ पा रहे हो। अब नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। इसमें क्या बोल रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, बॉन्ड बनता है और बॉन्ड टूटता है। तो आप बोलोगे बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड का मतलब होता है कि बॉन्ड का मतलब होता है जैसे मान लें हम लिख रहे हैं O2,
तो O2 का मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन अपने दूसरे एटम के साथ क्या है, कनेक्टेड है, किसी भी तरीके से कनेक्टेड होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड मतलब क्या है, बॉन्ड ये जिस तरीके से दिखा रहा है कि बॉन्ड मतलब हो गया कि ये कुछ एक तरीके का अट्रैक्शन है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, जो उन दोनों को आपस में बाइंड करके रखा है, या फिर ये अट्रैक्शन है इन दोनों एटम के बीच में, तो उन दोनों को आपस में बाइंड करके रखा है। तो हम उसके उस अट्रैक्शन को बताने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड बोल रहे हैं। समझ पा रहे हो? तो आगे जब आगे की क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे वहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड आएंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बॉन्ड एक्चुअल में हो क्या रहा है। बट अभी के लिए आप ये जानो, जब दो एटम्स आपस में बाइंड कर रहे हैं तो वो क्या है कि आपस में जब मिक्स हो रहे हैं ना, तो उनको कोई एक रीजन है, कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, जो उनको अपने पास क्या करके रखा है, बाइंड अप करके रखा है। तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोल दे रहे हैं कि वो बॉन्ड के जैसा बिहेव कर रहा है। समझ पा रहे हैं? अब जो नेक्स्ट चीज है यहाँ पे, इसमें क्या बोला जा रहा है, इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। मतलब कि जो रिएक्शन है उसमें क्या होगा, पुराना जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा और कुछ नया बॉन्ड्स बनेगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में ये होता है कि पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो नया बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा केमिस्ट्री में एक रूल होता है कि जो इमीडिएटली आप पुराना बॉन्ड तोड़े हो उसी को आप नहीं जोड़ोगे। समझ पा रहे हैं? मतलब यदि आप, बोलने का मतलब ये है कि यदि आप पुराने बॉन्ड को तोड़ के, ठीक है, तुरंत आप फिर से उसी को जोड़ दोगे तो आपका वही बनेगा जो टूटा था। बोलने का मतलब देखो एक बार, जैसे मान लो मेरे पास ए बी करके कोई एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, ठीक है, ए बी करके कोई हाइपोथेटिकल कंपाउंड है। अब यदि मैं इसको तोड़ रहा हूँ, इसके बीच में मान लो एक ऐसा बॉन्ड है, ठीक। अब ये बॉन्ड यदि मान लो तोड़ रहा हूँ मैं, तो यदि ये टूट गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया। अब ये बॉन्ड टूटने के बाद यदि मान लो ये बॉन्ड वापस से जुड़ जाएगा, तो ये फिर से क्या बन जाएगा, फिर से तो ए बी ही बन जाएगा ना। तो ये बॉन्ड को तोड़ने का कोई मतलब तो नहीं हुआ। मतलब यदि मैं इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ तो मुझे अब क्या करना है, वापस से इसको तुरंत इमीडिएटली नहीं जोड़ना है। यदि मैं इसको इमीडिएटली जोड़ूंगा तो ये फिर वही बन जाएगा जो ये पहले था। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि जो अब ये बॉन्ड को कहीं और ले जाके ऐड करना, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब ये किसी और से जाके जुड़ेगा, किसी और दूसरे एलिमेंट से जाके जुड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे घर पे आप यदि पापा से डांट सुने तो तुरंत पापा से डांट सुन के तुम आप पापा के पास ही जाके नहीं बैठते हो, एक आध सेक्शन को छोड़ दो। तो वो पापा से डांट सुनोगे तो मम्मी के पास जाके बैठोगे, मम्मी से डांट सुनोगे पापा के पास आके बैठोगे। समझ पा रहे हो? तो यही चीज़ चलता है। बाद में फिर दोबारा में जाके फिर जाके बैठो तो वो अलग कहानी है, बट इमीडिएटली में यही होता है, जहाँ एक जगह से गाली पड़ रही है तो दूसरी जगह जाके बैठता है। ठीक, ये हो गया। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है वो आपको बता दिया गया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, पहला जो टाइप है, पहला टाइप है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही आप समझ पा रहे हो कि कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, दो चीज आपस में क्या कर रहे होंगे, कंबाइन कर रहे होंगे, दो चीज आपस में कंबाइन कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यार एक्टिविटी 1.4 आ गया। तो 1.4 एक्टिविटी में क्या है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बताओ बच्चों लोग, CaO होता है, CaO होता है, कैल्शियम का 2 होता है वैलेंसी, ऑक्सीजन का भी 2, इसको क्रॉस करते हैं क्या बन जाएगा, CaO। ये आप लोग 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़े हो। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, और क्विक लाइम इन ए बीकर, कैल्शियम ऑक्साइड ले ले या फिर क्विक लाइम ले ले, इसको क्या करें, बीकर में ऐड कर दे। अब इसमें क्या करना, स्लोली वाटर ऐड करना है आपको। वाटर ऐड करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना, बीकर को टच करके देखना है। तो आपको क्या पता चलेगा कि बीकर धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, हीट हो रहा होगा। ठीक है, हीट हो रहा होगा, गर्म हो रहा होगा बीकर। क्यों? क्योंकि ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट बाहर निकलता है। तो हीट बाहर निकलेगा तो कंटेनर जो है, जो बीकर है, वो उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और इसके कारण बीकर क्या होगा, हीट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्या बोला जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो वो विगरस रिएक्शन होता है। ठीक है, विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम। क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। तो ये सब जो निक नेम दिया है ना, निक नेम आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला ना देकर वो निक नेम में ही बात करे। समझ पा रहे हो? तो क्विक लाइम मतलब क्या हो जाएगा, CaO। ठीक है, क्विक लाइम मतलब क्या होगा, CaO और H2O, इसको जब ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, स्लैग्ड लाइम बन रहा है। स्लैग्ड लाइम मतलब CaOH होल टू
एक्वस, और यहाँ पे क्या होगा, हीट रिलीज होगा। ठीक, अब क्या बोला जा रहा है कि इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, कैल्शियम बोल रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में क्या किया, कंबाइन किए, क्या बनाने के लिए, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। क्या बना भाई, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन किया तो क्या यहाँ पे बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्लैगलाइन बोल रहे हैं। अब बोले सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जब एक प्रोडक्ट बन रहा है, दो रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन कराने से सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ कंबाइन कर रहा होगा, तो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किए और क्या बना दिए, यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक दिया है स्पेशल कॉलम, ये जो येलो वाला बॉक्स होता है ना, येलो वाला बॉक्स से मतलब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछ देते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे बताया कि ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइन इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग द वॉल। तो पहले ये सब चलता था, पहले घर में चूना करवाते थे, अब चूना नहीं होता, अब तो डिस्टेम्पर ये सब कलर जो भी होते हैं वो सब कलर्स होते हैं। ठीक है, तो पहले ये स्लैग लाइम या फिर जो चूना बता रहे हैं वो सब यूज किया जाता था, अभी नहीं किया जाता है। तो स्लैग लाइम का फॉर्मूला आपको पता है, स्लैग लाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, CaOH2। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं कि इसको यूज करते थे हम लोग, चूना बोलते हैं ना कि वाइट वॉशिंग करते हैं घर को, तो मतलब पहले के घर में हम लोग करते चूना लगाते थे, पोचाड़ा बोलते थे जिसको, समझ पा रहे हो। अब क्या करते थे, उसमें चूना को घोलते थे, फिर कलर ऐड करते थे, फेविकॉल ऐड करते थे, उसके बाद क्या करते थे, उसको दीवार पे ब्रश लेके स्प्रे मतलब लगा देते थे। ठीक, तो अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, नीचे रिएक्शन दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। ठीक है, तो इन कैल्शियम का, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, तो वही होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ना, वहीं से आ रहा है। और इससे क्या होगा, इससे होता है थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन वॉल। तो इससे क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला सा लेयर बन जाएगा आपके वॉल पे, ठीक है, वॉल के ऊपर। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 डेज, मतलब 2 या 3 दिन के बाद, मतलब व्हाइट वॉशिंग के 2 या 3 दिन के बाद क्या होगा, CO2 मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बन जाएगा और उससे क्या होगा, साइनी फिनिश आएगा वॉल में, दीवार में क्या आएगा, साइनी फिनिश आएगा। एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO। बोल रहे कि मार्बल का भी जो केमिकल फार्मूला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CaCO3 बोलते हैं। और जो दीवार में आपका व्हाइट वॉशिंग होता है उसमें भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, CaCO3 का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो चमकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि और भी कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे दिया है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। पहले कोयला जलाते थे, ठीक है, कोल को बर्न करते थे और उससे क्या होता था, उससे हम लोग जो भी है, मतलब जब गैस का उतना ज़्यादा नहीं था, सबके घर पे गैसेस नहीं थे, तो वहाँ पे हम लोग कोल यूज़ करते थे, वुड यूज़ करते थे, समझ पा रहे हो, एज ए फ्यूल का जैसा। तो यहाँ पे क्या है, कोल को यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, तो कोल मतलब क्या होता है, कार्बन सॉलिड है, उसको हम लोग बर्न कर रहे हैं, तो क्या बन जा रहा है, CO2 बन जा रहा है। मतलब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पे वाटर के लिए दिया है कि दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो क्या बन रहा है, यहाँ पे वाटर बन जा रहा है। इसके बाद क्या बोला है, वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सबस्टेंस, सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि या दो से अधिक सबस्टेंस, या तो एलिमेंट या फिर कंपाउंड। ठीक है, जो दो सबस्टेंस हम बोल रहे रिएक्टेंट में, वो क्या हो सकता है, आइदर एलिमेंट हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है, वो जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट बने। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करें और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन एक्टिविटी 1.4 वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, अब इस एक्टिविटी में हमने क्या देखा 1.4 वाले में, जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड को डिजोल्व कर रहे थे वाटर में, तो इसमें हमने क्या देखा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रहा है, मतलब कंटेनर, बीकर, ये सब आपका जो भी है, जो भी सिस्टम रहेगा वो क्या होगा, हीट हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, दिस मेक द मिक्सचर वार्म। इससे क्या होगा, मिक्सचर जो आपका क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का मतलब ही क्या होगा, जब जिसमें क्या होगा, हीट रिलीज हो रहा है, ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन।
ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा, या जो भी कंटेनर है वो हीट हो जाए, गर्म हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल है पहला है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में जनरली क्या होता है, मीथेन होता है। तो ये जो CH4 लिखे हैं ना, CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन होता है। जैसे वाटर को हम लोग H2O बोलते हैं ना, उसी तरह मीथेन को क्या बोलते हैं, CH4। अब इस मीथेन को क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो बर्न करने से क्या होगा, CO2 निकलेगा और साथ ही साथ क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। ठीक है, CO2 निकलेगा और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। वाटर हालांकि यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, तो और साथ ही साथ इसमें क्या होगा, हीट निकलता है। तो हीट निकलने से क्या होगा, ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो जिस भी रिएक्शन में हीट निकल रहा है या फिर किसी भी फॉर्म में एनर्जी बाहर आ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक। ठीक है, बोले आपको क्या पता है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब बोलोगे सर रेस्पिरेशन होता क्या है, तो बहुत लोगों को रेस्पिरेशन का मतलब ये लगता है कि ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट इज ओनली रेस्पिरेशन। तो भाई ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट को रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट हो सकता है कि जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं वो रेस्पिरेशन का पार्ट है, बट रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट पूरा अलग है। रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है कि जब आपने खाना खाया तो वो खाना क्या होता है, डाइजेस्ट होके ग्लूकोज के फॉर्म में आके वो आपके हर एक सेल में ब्लड के थ्रू क्या होता है, पहुंच जाता है। और जब ब्लड के थ्रू वो आपके हर एक सेल में पहुंच गया तो अब सेल उसका क्या करे, तो सेल को क्या करना पड़ता है, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, जिससे उसको क्या मिले, एनर्जी मिलेगा। और साथ ही साथ जब एनर्जी मिलेगा तो वो उसका ब्रेक डाउन होने से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए फिर वो जाके, मतलब वो जब सेल उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में आके एक्सचेंज होता है ब्लड के हेल्प से, और फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हो। ठीक है, तो ये है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गिव एनर्जी एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी कंसिडर्ड एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का दो पार्ट है, एक में तो आपका एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है और दूसरा में क्या हो रहा है, आपका जो ब्रेक डाउन है CO2 का वो हो रहा है। जब आप हायर स्टडीज में जाओगे, हायर क्लासेस में, 11th क्लास में, ये सब में, तो आप यदि बायोलॉजी लोगे तो आपको वहाँ पे पूरा स्टेप पढ़ना होगा, ग्लाइकोलाइसिस ये सब का। तो उसमें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है रेस्पिरेशन। समझ पा रहे हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, तो रेस्पिरेशन को यदि थोड़ा और डेप्थ में एक बार बताएं, हालांकि ये चैप्टर को लाइव प्रोसेस में हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। इसमें बेसिकली क्या बताया गया, इसमें बेसिकली बताया गया है कि जिस तरीके से मान लो आप अपने घर में, यदि अपने घर को आप एक सेल कंसीडर करते हो, अपने घर को एक सेल कंसीडर करते हो, तो आपके घर में खाना बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स का नीड होता है। रॉ मटेरियल जैसे आटा, चावल, सब्जी, ये सब। तो ये ला के मान लो आपके घर में रख देंगे तो क्या आपका पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा, सबको पता है नहीं भरेगा। तो क्या करना है, आपको उसको प्रोसेस करना होगा। आपको क्या करना, सब्जी काटना होगा, चावल धोना होगा, है ना, इसके बाद आप उसको कुक करोगे। तो जब आप उसको कुक करोगे प्रॉपर मेथड से तो क्या होगा, कुछ कचरा भी जमा होगा। कचरा इन द सेंस, कचरा से समझ पा रहे हो, वेस्ट जनरेट होगा। तो जो वेस्ट जनरेट होगा उसको आप समझ सकते हो वो CO2 है। जो खाना वहाँ पे लाके आटा चावल रखे वो सब क्या है, ग्लूकोज है। अब आप उसको क्या कर रहे हो, कुक कर रहे हो। कुक कर रहे हो तो मतलब क्या कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हो। और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होगा, कुछ वेस्ट जनरेट होगा। जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम CO2 बोल रहे हैं। अब उसको क्या करेंगे, बाहर उसको ले जाके डंप करेंगे। तो उसी तरीके से सेल भी करता है। सेल क्या करता है, ग्लूकोज को मतलब कंज्यूम करता है, उस ग्लूकोज को प्रोसेस करता है, ब्रेक डाउन करता है, उसका CO2 बनता है जो वेस्ट है, और उसको क्या करता है, उसको सेल के मतलब ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देता है, और ब्लड उसको लंग्स में ले जाके चेंज करता है, एक्सचेंज कर लेता है, और CO2 आप एक्सहेल करते हो और इनहेल करते हो ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये होता है रेस्पिरेशन। और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस कहाँ है, ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। समझ पा रहे हो, क्योंकि इसमें भी हीट रिलीज होता है। जैसे आप खाना बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, हीट का यूज़ करते हो। ठीक है, तो उससे रिलेट कर सकते हो कि हीट का आप यूज़ कर रहे हो, तो हीट रेस्पिरेशन में भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होगा। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम लोग को जिंदा रहने के लिए किसका नीड है, एनर्जी का नीड है। अब वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है, जो फूड, जो खाना हम खा रहे हैं उसी से ये एनर्जी हमें मिलता है। अब बोला ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। आपको पता है डाइजेशन में जो खाना हमने खाया है उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, या फिर और ज़्यादा, एक तो मैकेनिकल हो गया, माउथ में डाइजेस्ट करें, माउथ में उसको तोड़ दे रहे हैं। फिर जब वो अंदर जा रहा है तो वहाँ पे भी उसका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
दिस कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला सब्सटेंस आप कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किसमें, ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन। अब क्या होता है, यही जो ग्लूकोज है ना सेल के अंदर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और कंबाइन करने के बाद एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो इसी रिएक्शन का नाम क्या है, रेस्पिरेशन है, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब इसका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ग्लूकोज बोला जा रहा है, ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस है, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, एनर्जी बन रहा है। तो ये जो एनर्जी प्रोडक्ट साइड में एनर्जी लिखा हुआ है ना, प्लस एनर्जी, तो इसी से आप क्या समझ जाओगे कि ये कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, और वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखो बताया हो कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर को भी बोला गया है। यदि आपके पास वेजिटेबल्स हैं, जैसे मतलब क्या करते हैं कि जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है ना, जो भी बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट है, उसको हम क्या करते हैं, एक जगह पे डंप करते जाते हैं। डंप करते हैं से क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स डंप करते हैं, बहुत टाइम के बाद जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो क्या बन जाता है, वो कंपोस्ट बन जाता है। ठीक है, कंपोस्ट मतलब होता है एक तरीके का ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको हम लोग फील्ड्स में यूज़ करते हैं, खेत में यूज़ करेंगे एज ए फर्टिलाइजर, या फिर बोल सकते हो मतलब एग्रोकेमिकल नहीं है ये सब, क्या है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोल सकते। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन जो डिकम्पोज हो रहा है ना, वहाँ पे भी कैसा रिएक्शन हो रहा है, वो भी रिएक्शन जो हो रहा है वो भी आपका हो रहा है कैसा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रिएक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया है यहाँ पे, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मतलब कि समझ पा रहे हो कि कोई भी चीज़ है उसको क्या करना है, डिकम्पोज करना है। कंपोज मतलब क्या होता है, बनाना होता है, ही इज कंपोजिंग अ म्यूजिक, तो वो क्या कर रहा है, एक म्यूजिक को बना रहा है। ठीक है, डिकम्पोज मतलब क्या होगा, तोड़ना होगा। डिकम्पोज किसका उल्टा हो जाएगा, कंपोज का उल्टा हो जाएगा डिकम्पोज। और डिकम्पोज में क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, म्यूजिक को ब्रेक डाउन, या फिर डिकम्पोज मतलब जो भी चीज़ है हम उसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ठीक, तो अब इसमें बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ये 5th नंबर एक्टिविटी है। अभी तक हमने टोटल 3 एक्टिविटीज पढ़ी हैं। पहला वाले में क्या था, सोडियम मतलब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे थे। दूसरे एक्टिविटी में क्या कर रहे थे, एक बार रिकअप कर लेंगे। ठीक है, दूसरे वाले एक्टिविटी में देखो क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले एक्टिविटी में यहाँ पे देखो, दूसरे वाले एक्टिविटी में क्या कर रहे थे, देखो देखो कहाँ गया, किसी को याद है तो कमेंट कर सकते हो। देखो देखो दूसरे वाले में लीड नाइट्रेट को लिए हुए थे, लीड नाइट्रेट को में हम लोग पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे थे। ठीक है, लीड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड। तीसरे वाले में जिंक ग्रेन्यूल को डाले थे डाइल्यूट HCl में, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। फोर्थ वाला अभी पढ़ा, ठीक है, अभी तुरंत हमने फोर्थ वाले को पढ़ा है। तो फोर्थ वाले में देखो हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ वाले में यहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में। ठीक है, और फिफ्थ वाला जो एक्टिविटी है अभी हम पढ़ेंगे। फिफ्थ वाले में क्या कर रहे हैं, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए हैं, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ठीक है, FeSO4 क्रिस्टल्स लिए हैं यहाँ पे, और इसको एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डालें। ठीक, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डालें। अब नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। ठीक है, वो क्या होता है, ग्रीन होता है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ फ्लेम। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो बॉइलिंग ट्यूब है आपके पास उसको क्या करना है, आपको हीट करना है। ठीक है, और हीट करने के बाद आपको कलर देखना है कि उस क्रिस्टल्स के जो कलर हैं वो क्या हो। ठीक, तो यहाँ पे बताया गया है कि यू हैव नोटिस्ड दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर क्या है, ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अब जब आप उसको हीट कर रहे हैं तो हीट करने से क्या होगा, यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो FeSO4 को जब आप हीट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, Fe2O3, और साथ ही साथ क्या बनेगा, SO2 और SO3 गैस बनेगा। तो ये Fe2O3 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आयरन यहाँ पे अपने +3 वाला का वैलेंसी शो कर रहा है, +3 वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, आयरन यहाँ पे +3 में है, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 होता है, तो इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, Fe2O3। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं फेरिक ऑक्साइड। यदि मान लो ये थोड़ा +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, जैसे यहाँ पे है, जैसे FeSO4 में, तो Fe में आयरन यहाँ पे अपने +2 वैलेंसी शो कर रहा है, और SO4 भी 2 वैलेंसी शो कर रहा है, तो दोनों को क्रॉस कर रहे तो क्या बन जा रहा है, FeSO4।
इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फेरस सल्फेट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट मतलब क्या हो गया, फेरस सल्फेट मतलब आयरन अपने दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, आयरन अपने दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, और सल्फेट अपने सल्फेट तो का वैलेंसी जो है 2 होगा ही, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, फेर्रिक, मतलब आयरन अपने थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। हाउ यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज, मतलब आपको क्या देखना है कि जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था उसका कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या है, FeSO4 को हीट किए तो ये 3 तरीके से टूट गया। समझ पा रहे हो, जब पुनीत स्टार देगा ना, मैं तो टूट गया भाई, वही है। क्या हो गया, FeSO4 क्या हो गया, FeSO4 अब टूट गया। किसमें टूट गया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कंप्लीट रिएक्शन लिखा है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब Fe2O3 जो है आपके, मतलब FeSO4 जो है वो क्या है, सॉलिड है। अब उसको हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, Fe2O3 सॉलिड बन जा रहा है, SO2 क्या है, गैस बन जाएगा, SO3 क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अब इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। ठीक है, आपको क्या हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट, एक अकेला सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, और क्या कर रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपको दे रहा है। समझ पा रहे हो, जैसे आम के पेड़ पे एक पत्थर फेंकते हो तो 3-4 आम टूट के गिर गए, उसी तरीके से एक रिएक्टेंट खुद में ब्रेक हो रहा है हीट करने से, तो वो क्या बन रहा है, 2-3 आपको प्रोडक्ट यहाँ पे बना के दे रहा है। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे बोले फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है ना, इसमें क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, जो 7H2O लिखा हुआ है, FeSO4.7H2O, तो जो 7H2O है उसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या बोला है कि जब हम वाटर ये से FeSO4.7H2O को हीट करते हैं तो क्या करता है, वाटर को लूज करता है, वाटर व्हेन हीटेड एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। तो ये जो 7H2O वो क्या होगा, हीट होगा और क्रिस्टल का जो कलर है वो चेंज होगा। इट देन डिकम्पोजेस टू फेर्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होगा, फेर्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। फेर्रिक ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है, और SO2 SO3 क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, इसलिए देखो ये जो गैस होता है ना, ये मतलब डेंजरस गैस बोल सकते हो या फिर हार्मफुल गैस है। इसलिए देखो यहाँ पे जो ये लड़की एक्सपेरिमेंट कर रही है, तो ये क्या कर रही है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको अपने नोज से दूर रखी है, जिससे क्या हो कि मिनिमम अमाउंट ऑफ गैस इसके नाक में जाए, या फिर दूर दूर करके रखना है, सो दैट यहाँ से जो गैस निकल रहे हैं वो इसको हार्म ना करे। ठीक है, तो ये चीज बताया गया है। अब बोला है कि अपने मुंह की तरफ मत कर लेना, अपने दोस्त के मुंह की तरफ कर देना, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नाइबर्स और योर सेल्फ, ना ही अपने मुंह पे कर लो, ना ही अपने पड़ोसी के मुंह पे तुम गैस लगा दो। समझ गए, तो ये चीज लिखा हुआ है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट हम करके आपको दिखाएंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा एग्जांपल दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसमें क्या बताया गया है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट अभी हमने पढ़ा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करना है, हीट करने से क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, और जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अब ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसको बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं या फिर क्विक लाइम बोलते हैं। इट हैज मैनी यूजेज, वन ऑफ इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मतलब बताओ, सीमेंट बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड से, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम से क्या बन रहा है, सीमेंट। तो बिना सीमेंट के आज के टाइम में देख ही रहे हो कि कुछ पॉसिबल है ही नहीं। सीमेंट इन द सेंस की बिल्डिंग, ठीक है, आज के टाइम पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बिल्डिंग ही बना रहे हैं सब ना, और क्या कर रहे हैं। तो सीमेंट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। अब इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। बोले थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, जब हम कोई भी चीज को डिकम्पोज कर रहे हैं और उसके लिए हम हीट का यूज कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होगा कि जब हम किसी चीज का डिकम्पोज करने के लिए हीट का यूज करें तो हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें क्या बोला है
कि टेक अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लीड नाइट्रेट पाउडर। ठीक है, क्या ले रहे हैं, लीड नाइट्रेट पाउडर ले रहे हैं। अब उसको एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिए। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब एंड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सेम कहानी है, इसमें भी लेके इसमें क्या लिए आप, लीड नाइट्रेट लिए हैं। ठीक है, लीड नाइट्रेट को हीट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। कैसा कलर का फ्यूम निकल रहा है, ब्राउन। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स, देयर फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बताओ यदि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कोई आदमी रहता तो कौन सा सॉन्ग गाता, वो सॉन्ग गाता ब्राउन मुंडे। समझ पा रहे हो, तो NO2 कौन सा गाना गाएगा, ब्राउन मुंडे। तो NO2 कौन सा कलर का होगा, ब्राउन। ठीक है, NO2 का जो फ्यूम निकलेगा वो ब्राउन होगा। तो देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे लीड नाइट्रेट को हीट करके हम लोग लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में इसको ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एक एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी 1.7, जिसमें बेसिकली क्या किया गया है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से क्या किया गया, ब्रेक डाउन किया गया है वाटर का। ठीक है, तो इसको देखेंगे, इसका जो प्रोसीजर है इसको एक बार थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें क्या बताया गया है कि एक प्लास्टिक मग लेना है, वहाँ पे आपको क्या करना है, 2 होल ड्रिल करना है और उसके बेस पे उसको मतलब 2 होल्स एट द बेस, उसके बेस पे 2 होल करना है। ठीक है, एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल। ठीक, रबर स्टॉपर वहाँ पे लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हैं आप फिगर में। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि उन जो होल आप कर रहे हैं वहाँ पे, उसमें आपको क्या करना है, 2 कार्बन इलेक्ट्रोड वहाँ पे लगाना है। ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रोड लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रोड में 6 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ठीक, इसके बाद क्या करना है, ये आपको उस मग में वाटर ऐड कर देना है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। मतलब वहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा 1-2 ड्रॉप वहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड। अब 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसको कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख देंगे, मतलब इन्वर्ट करके रख देंगे। जिससे क्या होगा कि इस तरीके का कुछ आपका सिस्टम जो यहाँ पे ड्राइंग में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, वो इस तरीके का जनरेट बन जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको स्विच ऑन करना है। तो स्विच जब ऑन करेंगे आप, तो क्या होगा कि कुछ बबल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो बबल फॉर्म होगा वो वाटर को धीरे धीरे डिस्प्लेस करेगा और वहाँ पे क्या होगा, बबल्स अपना बनता जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि इसमें ऑब्जर्व क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। These bubbles displace water in the test tube. Is the volume of gas collected same in the both test tube? मतलब बोल रहा है कि अब जो टेस्ट ट्यूब होगा उसमें जो वहाँ पे गैस कलेक्ट होगा, क्या दोनों में सेम गैस कलेक्ट होगा, सेम अमाउंट ऑफ या सेम वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट होगा? तो बोला जा रहा है कि नहीं, क्योंकि जब आप वाटर को डिकम्पोज करते हो तो वाटर किस में टूटेगा, अपने कंस्टिट्यूएंट्स में, H2 प्लस O2। ठीक है, तो यदि रिएक्शन को आप बैलेंस करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 होता है। तो यदि आप यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो जब बैलेंस रिएक्शन है H2 प्लस हाफ O2, तो आप देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन कलेक्ट होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू व्हाट, ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन में हाफ होगा और हाइड्रोजन में कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 1 यदि मान लो यहाँ पे 1 वॉल्यूम या फिर 1 मोल H2 कलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हाफ मोल O2 कलेक्ट होगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो एनोड होगा, एनोड में आपका ऑक्सीजन कलेक्ट होगा और जो कैथोड है वहाँ पे आपका हाइड्रोजन कलेक्ट होगा। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट एक और एक्टिविटी दिया हुआ है 1.8। ठीक है, 1.8 है, इसमें क्या है, टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड। आपको क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है, AgCl जिसको बोल रहे हैं, उसको चाइना डिश में रखना है। तो चाइना डिश बेसिकली क्या होता है, चीना मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन होता है, लैब में यूज़ करते हैं। बर्तन इन द सेंस कटोरी या फिर बोल सकते हैं बॉल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं। तो सनलाइट में एक्सपोज करने से क्या होगा कि इसका जो सिल्वर है वो सिल्वर यहाँ पे बचेगा और जो क्लोरीन इसमें लगा हुआ है ना, क्लोराइड बन के वो क्लोरीन Cl है जो, वो क्लोरीन बन के Cl2 गैस बन के वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ठीक है, तो ये फोटो डिकम्पोजिशन हो गया। ठीक है, फोटो मतलब जहाँ पे भी लाइट का यूज होगा फोटो वर्ड यूज कर सकते हो। सेम डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, अब सिल्वर ब्रोमाइड में को भी आप यदि सनलाइट में रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, Ag प्लस और Br2 गैस बन के यहाँ से Br2 गैस बन के निकल जाएगा, जबकि Ag सॉलिड फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट है यहाँ पे बोला जा रहा है कि AGBR को यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में AGBR का यूज़ होता था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इधर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन में जो भी कंपोजिशन है वो टूट रहा है, समझ पा रहे हो। वो कंपोजिशन क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन ऑफ किसी पार्टिकल का या फिर किसी कंपाउंड का हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ब्रेक डाउन करने के लिए हमको क्या लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, इफर्ट लग रहा है। तो जो एनर्जी मतलब बेसिकली बोला जा रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी होगा उसमें हमको एनर्जी देना होगा किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हम किसी भी फॉर्म में एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसा रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और नॉन एज इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक हमने पढ़ा। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक में हो रहा है कि एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है। और इंडोथर्मिक में क्या हो रहा है, इंडोथर्मिक में हमें एनर्जी देना पड़ रहा है और वो एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है आपका रिएक्शन में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो भी है नेक्स्ट क्लास में इसमें जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बचे हुए और जो भी लेफ्ट ओवर पोर्शन है उसको हम कवर अप करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो भी एक और वीडियो बनेगा जिसमें क्या होगा कि जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारे क्वेश्चंस हम लोग बाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि हम उसको आपको वहाँ पे सॉल्व करके आंसर बता सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।